क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है सान्या नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि आप सबको बहुत ही अच्छे से पता बेटा कि चंद दिनों में आप लोगों का साइंस का बोर्ड का एग्जाम है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है या फिर हो रही है, बट एक ऐसी प्रॉब्लम हर बच्चा फेस करता है और वो ये है कि मैम जब तक तो किताब खुली होती है ना तब तक हमारे दिमाग में सब कुछ रहता है, बट जैसे ही किताब बंद करते हैं ना तो दिमाग से चीजें चली जाती हैं। तो काश हमें एक ऐसी शॉर्ट एफिशिएंट वीडियो मिल जाए जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कर सके, हमारे माइंड में चीजें अच्छे से सेट हो जाएं। तो बेटा योर विशेस आर कमांड एंड इसीलिए आज मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ईजी सेशन, यानी कि एक एफिशिएंट एंड क्रिस्प सेशन जिसमें हम कंप्लीट केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं कम से कम टाइम में, ताकि बेटा आपका समय बचे। वैसे तुमने 2x स्पीड में देखनी है ताकि आप लोगों का समय बचे एंड आप बार बार अपने केमिस्ट्री को रिवाइज कर सके ताकि वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हर एक चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कवर करने वाले हैं, है ना। हर टॉपिक को देखेंगे बट स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे क्योंकि समय हमारे लिए कीमती है, बट समझ तुम्हें सब कुछ आएगा, ये टेंशन नहीं लेनी। सारी टेंशन बेटा बस मुझे दे देनी है, आप लोग बस मेहनत कीजिए। तो चलिए और समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यार सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिरकार केमिकल रिएक्शंस क्या है एंड केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो बेटा केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो आपकी नई चीज बनी है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है दैट हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे ये केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी नई प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, बट इन दोनों के मेल से जो पानी बनता है वो इट पुट्स आउट फायर, वो आग को बुझाता है। सो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन को एक बढ़िया तरीके से, एक एफिशिएंट तरीके से रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स, उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, वही आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है कहानी। इस चैप्टर के जो 2 टर्म्स हैं उनका मतलब समझ आया, बहुत खूब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता लगेगा बेटा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि यार अगर हमें ये देखने को मिल गया ना तो हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब वो क्या है बेटा? गैस निकलती हुई आपको दिख जाए, प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ दिख जाए, कलर में आपको चेंज दिख जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, है ना। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ हीट अब्सॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो टेम्परेचर में अगर कोई चेंज देखने को मिल जाए या फिर स्टेट में आपको चेंज देखने को मिल जाए, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं दैट इफ यू आर एबल टू सी कि हाँ यार इनमें से कुछ हो रहा है तो हाँ केमिकल रिएक्शन माइट बी टेकिंग प्लेस। एग्जांपल्स आप लोगों के सामने है, जैसे कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ पे आपका PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, या कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ स्टेट चेंज देखो गैस गैस उससे आपको सॉलिड मिल रहा है। क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं उनका नंबर बराबर है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। बट एक ऐसी इक्वेशन जहां पे डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं उनका नंबर अनइक्वल है, उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, आपके पास है Zn प्लस H2SO4, ठीक है, इट गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। तो बेटा यहाँ पे एक Zn, दो हाइड्रोजन, एक S, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन सॉरी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं उनका नंबर बराबर है दोनों तरफ। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भाई देख लो, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बट 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नाउ हाउ डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस? आइए उसको सीखते हैं। सपोज कीजिए मेरे को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बेटा टेबल हमें बनाना होता है, जितने भी डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एलिमेंट्स या एटम्स दिख रहे हैं उनको लिख लो। तो मुझे Fe दिख रहा है, मुझे H दिख रहा है, मुझे O दिख रहा है। अब मुझे ये देखना है कि LHS में कितने Fe, H और O हैं और RHS में कितने हैं। तो चलिए भाई टेबल बनाते हैं, राइट। तो देखो यार, LHS में एक Fe है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। RHS में 3 Fe है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो यार बैलेंस तो नहीं है ये इक्वेशन। अब हमें बेसिक मैथ्स लगा के, है ना, कॉमन साइंस लगा के, सेंस नहीं कॉमन साइंस लगा के इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 1 आयरन, यहाँ पे 3, तो बेटा इस 1 को 3 कैसे बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो LHS में Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ 3 लगा दिया। बेटा आप यहाँ ऐसे नहीं लगा सकते, आगे लगाना होता है। तो ये आपका 3 3 हो गया, बहुत बढ़िया। 2 2, ठीक है जी। अब 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो LHS में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा 4 यहाँ आगे लगेगा, आप ऐसे यहाँ ऊपर नीचे नहीं लगा सकते। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ठीक है, ये भी 4 ये भी 4, बट दिक्कत क्या आ गई, 4 2 8, हाइड्रोजन पहले 2 था बट अब 8 हो गया, बट यहाँ पे तो 2 ही है। अब इस 2 को 8 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो RHS में हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8। तो अब आप चेक कीजिए बेटा, 3 3 डन, 8 8 डन, 4 4 डन। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। 3 Fe 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन है बेटा, देख लिया कैसे बैलेंसिंग करी जाती है, बहुत खूब। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, आप इक्वेशंस के माध्यम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, राइट। उसके बाद बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस। बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, स्पेशल टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह, तो वो आप कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर के अपने काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, व्हिच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहला आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। देखिए, दोस रिएक्शंस इन व्हिच 2 और मोर सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, केवल एक ही आपको प्रोडक्ट मिलता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल ले लिए बेटा, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, बेटा नाम से ही पता लग रहा है चीजें टूट रही हैं, डीकॉम्पोज हो रही हैं। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे आपके पास रिएक्टेंट एक है और वो टूट के आपको 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स देता है, उसको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शंस इन व्हिच अ कंपाउंड ब्रेक्स और डीकंपोजेस टू गिव 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है कहानी बेटा, डन है, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपके पास है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको बेटा आप हीट करते हैं तो ये आपको टूट के क्या देता है, PbO देता है प्लस NO2 देता है प्लस O2 देता है। तो आपके पास एक रिएक्टेंट था जिसने टूट के आपको 3 प्रोडक्ट्स दे दिए, सो दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में भी आपके पास कुछ टाइप्स आती हैं। अगर आप किसी भी चीज को डीकंपोज कराने के लिए एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसको बोला जाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल आप लोगों के सामने, जैसे PbNO3 होल ट्वाइस, यही मैंने आपको बताया, उसको हीट देके मैंने तोड़ा तो थर्मल डीकंपोजिशन हो गया। अगर आप डीकंपोजिशन कराने के लिए क्या यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन बोला जाता है। एग्जांपल आपके सामने है। अगर डीकंपोजिशन कराने के लिए आप लाइट का इस्तेमाल करें बेटा, तो उसको फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन बोल दिया जाता है। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। हर केस में चीज डीकंपोज हो रही है, बट एक केस में हीट की मदद से, एक केस में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, एक केस में लाइट की मदद से। चलिए डीकंपोजिशन हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव, ये हमारे को पता लगता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए बेटा, मेरे पास है CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आप देख सकते हैं बेटा, आयरन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। बेटा ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव, बिकॉज जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव
लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये आयरन इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा एंड यू विल गेट FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड से। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? आयंस का एक्सचेंज होता है। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन देम टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है BaCl2, ठीक है, एंड साथ ही में मेरे पास है Na2SO4। अब यहाँ पे आपके आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, ये Na प्लस Cl माइनस के पास जाता है, आपको मिलता है NaCl एंड साथ ही में आपको मिलता है BaSO4। ठीक है, ये BaSO4 का आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा? रिडॉक्स आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब है उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे चली गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। एंड व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि देखेंगे बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया यानी कि रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया आपका ऑक्सीडेशन। राइट, तो यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ को देखते हैं, जिसमें हमने क्या देखना है बेटा? कोरोजन एंड रैंसिडिटी को देखना है। कोरोजन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, सल्फाइड्स एटसेट्रा बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। तो बेटा मेटल पे एयर और मॉइस्चर अटैक करते हैं एंड मेटल को डिट्योरेट करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं कुछ इसमें। अगर आयरन की बात करूं तो आयरन के केस में हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देते हैं। आयरन पे जब एयर और मॉइस्चर अटैक करता है तो रस्ट फॉर्मेशन होती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट होती है ना, और उसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O। सिल्वर के केस में आपकी ब्लैक कलर की Ag2S की लेयर बन जाती है। कॉपर के केस में बेटा क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, जो कि आपकी ग्रीन कलर की लेयर होती है। यस, चलिए, एंड इफ आई टॉक अबाउट रैंसिडिटी, तो रैंसिडिटी में क्या होता है बेटा? जो खाने में प्रेजेंट ऑयल्स और फैट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं विच हैव बैड स्मेल, बैड टेस्ट। तो इस प्रोसेस को, मतलब इसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं। देखिए, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड गेट ऑक्सीडाइज, जो खाने में प्रेजेंट ऑयल्स एंड फैट्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। इसको रैंसिडिटी बोलते हैं। इससे आपका खाना खराब हो जाता है। रैंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स व्हिच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। ठीक है, तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर नंबर 1 था वो हमने बहुत ही क्विक एंड एफिशिएंट तरीके से रिवाइज कर लिया है। चलिए अब बारी आती है हमारे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में सबसे पहले देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। अब एसिड्स का जनरली सार टेस्ट होता है ना, जनरली टेस्ट में खट्टे होते हैं। अब केमिकली एसिड्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूटते हैं एंड टूटने पे आपको H+ या H3O+ आयंस देते हैं, उनको हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, एसिड्स कोरोसिव इन नेचर होते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लोथ्स ऑन विच दे फॉल। राइट, चलिए, तो कुछ जनरल बातें हमने देख ली। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल देख लो, HCl, H2SO4 एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एंड रेडिली H+ देते हैं। वीक एसिड्स वो होती हैं व्हिच डिसोसिएट पार्शियली एंड डू नॉट रेडिली गिव H+ आयंस। यस, एग्जांपल एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एटसेट्रा। इफ आई टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, तो बेटा ऐसे एसिड जहां एसिड की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा कम, है ना। और अगर डाइल्यूट एसिड्स की बात करूं तो एसिड की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज्यादा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स क्या है? ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
राइट, ठीक है। तो इसलिए व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने का करेक्ट तरीका क्या है, आप बीकर में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालिए अलोंग विद कॉन्टिन्यूअस स्टरिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बीकर में एसिड ले लिया और उसमें आपने पानी डाल दिया तो बेटा इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी दैट यू नो एसिड आपका छपैक करके बाहर आ सकता है, ये बीकर टूट सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन, जहां पे आपने बीकर में पानी लिया है उसमें आप थोड़ा थोड़ा एसिड डालिए, है ना, अलोंग विद कॉन्टिन्यूअस स्टरिंग, राइट। ओके, अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, एंड बेसिस वो होते हैं जो पानी में जाकर टूटते हैं एंड टूटने पे आपको OH माइनस आयंस देते हैं। एग्जांपल बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिस के NaOH हो गया, KOH हो गया, वीक बेसिस के NH4OH एटसेट्रा। एल्कलीज वो होते हैं जो आपके वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, उनको एल्कलीज बोला जाता है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं इंडिकेटर। अब नाम से ही पता लग रहा है बेटा इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है कि आपके पास एसिड है या बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो नेचुरल इंडिकेटर्स वही जो नेचर से मिल रहे हैं हमारे को, उसमें आप एग्जांपल्स देख लो, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया। अब लिटमस आपको सोल्यूशन की फॉर्म में भी देखने को मिलता है, लिटमस पेपर भी होता है। अब लिटमस सोल्यूशन वैसे बेटा आपका पर्पल होता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है, बेसिक मीडियम में आपको ब्लू कलर देता है, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट लिटमस पेपर, तो इसमें हमारे को दो निमोनिक्स लर्न करने हैं। सबसे पहला है आब्राकाडाब्रा, ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं बेटा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। एंड दूसरा BRB, BRB का क्या मतलब है, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट टर्मरिक, बेटा टर्मरिक वैसे आपका येलो होता है, एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है, बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है। चलिए, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल थे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, इसमें आपके पास आगे बेटा फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन वैसे आपका कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है, बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज वैसे आपका ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में बेटा रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में येलो। देखो NaOH आपका बेस है तो येलो कलर दे रहा है, HCl आपका एसिड है तो रेड कलर दे रहा है, वैसे खुद ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की। बेटा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल की मदद से बताते हैं कि एसिड है या बेस है, राइट। तो एग्जांपल में आपके पास अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, इन सब की अपनी अपनी कोई स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिडिक मीडियम में ये स्मेल रहती है, बट बेसिक मीडियम में स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, है ना, नो स्मेल हो जाता है, राइट। तो स्मेल की मदद से इन्होंने हमें बताया कि एसिड है या बेस है, तो इनको ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल। तो एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। क्या होता है बेटा, पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप कोई माचिस या कोई कैंडल जलाकर लेकर आओ तो इट विल बर्न विद अ साउंड, राइट, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स आपके सामने बेटा रिएक्शंस के। HCl एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बेस ने मेटल के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो बेटा एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है, एसिड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, एसिड है, मेटल कार्बोनेट ले लिया, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बट बेसिस जो है वो आपके यहाँ पे रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है जी। चलिए ओके, नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट हैपेंस इज बेटा, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट देता है जिसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मिल्की अपीयरेंस आ रही है। बट इफ आई पास कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करा देती हूँ, सो नाउ व्हाट यू गेट इज CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर। ये आपका वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो हम कहते हैं कि मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करी, मिल्की अपीयरेंस ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, बट एक्सेस में पास कराया, सो नाउ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज सॉल्यूबल इन वाटर, सो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल HCl प्लस NaOH, एसिड एंड बेस है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बेटा सॉल्ट विच इज NaCl हो गया यहाँ पे एंड वाटर दे देंगे, राइट। क्लियर है कहानी।
बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो कोई भी बेसिक चीज यानी कि बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो देखो बेटा ये आपकी मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब जो आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती हैं वो जनरली एसिडिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में और अच्छे से इनके नेचर को डिस्कस करेंगे, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक इन नेचर है। एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे देंगे, तो ये आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी, बेस के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे रही है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल की बात करो तो बेटा आपकी वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से लेकर 14 तक होती हैं, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक होती हैं। एसिड्स के लिए पीएच जो है लेस देन 7 होता है, बेसिस के लिए पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए पीएच इज इक्वल टू 7 होता है, ठीक है। और आपको तीन एक चीजें याद रखनी है। जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है यानी कि एसिड की ताकत, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। पीएच बेटा एक नंबर है ना, पीएच का नंबर, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, बेस की ताकत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपका बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, राइट। एंड तीसरा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो पीएच की वैल्यू दे रखी है, बताओ किसमें कम H+ है किसमें ज्यादा H+ है, तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, ठीक है। तो आपको पीएच में ये चीजें याद रखनी है, आप पीएच के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अगर मैं बात करती हूँ बेटा पीएच इन एवरीडे लाइफ की, तो बहुत अच्छे से आपकी बुक में अच्छे अच्छे आंसर्स दे रखे हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो आप अच्छे से उनका आंसर लिख के आ जाना, है ना। आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये पीएच आगे पीछे हुआ तो दिक्कत होती है। प्लांट्स जो है वो बढ़िया ग्रो करते हैं जब सॉइल का पीएच 7 के आसपास होता है। सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है या बेसिक हो गई है तो दिक्कत आती है। सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है तो बेसिक चीजें डाल दो न्यूट्रलाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है तो एसिडिक चीजें डाल दो न्यूट्रलाइज करने के लिए। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटा भर भर के खाना खा लेते हैं, है ना, तो एक्सेस में एसिड रिलीज होता है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो एसिडिटी हो जाती है, बदहजमी, है ना, डकार आते हैं, तो इसीलिए हम एंटासिड्स लेते हैं, माइल्ड बेसिस जो इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। टूथ डीके बेटा कब होता है, जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, वो आपके माउथ के पीएच को ठीक कर देता है, राइट, विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, एसिडिक या बेसिक लिक्विड सेक्रेट करके। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में लेकर आई हूँ, बट बहुत अच्छे से आपके बेटा आंसर्स बुक में दे रखे हैं, आपके नोट्स भी बनवाए हुए हैं, आप अच्छे से इनका आंसर लिख के आइए। ये हमारी क्विक रिविजन है, तो मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। चलो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो जो बनता है, मतलब compounds formed by the neutralization reaction between acids and base are called salts। एसिड और बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो जो चीज बनती है बेटा वो आपका सॉल्ट होता है, ठीक है। चलिए अब देखो भाई कुछ कुछ हमारे को इंपॉर्टेंट केमिकल्स देखने हैं यहाँ पे। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट NaOH, तो NaOH को बेटा वैसे कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है NaOH, कॉस्टिक सोडा बट केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला बेटा NaOH, ये आपका बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस से। क्लोर एल्कली, क्लोर क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, एल्कली क्यों, क्योंकि एक एल्कली यहाँ पे NaOH बनता है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन बोलते हैं, तो वो आपका NaOH दे देता है। साथ में बेटा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आपको मिल जाता है। ये क्लोरीन गैस आपको कहाँ मिलती है, एनोड पे, एंड हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिलती है, कैथोड पे। तो देखिए क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, हाइड्रोजन इज गिवन ऑफ एट द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म नियर कैथोड। चलो बेटा यूजेस की अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे बेटा, ब्लीचिंग पाउडर को प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ, तो आपको आपका ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। यूजेस आप देख सकते हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, है ना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपरेशन इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, NaCl एज वन ऑफ द मटेरियल्स। बेटा इसका ये प्रिपरेशन का मेथड है, ठीक है, ये प्रिपरेशन का मेथड है। NaCl H2O CO2 NH3, तो आपको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, साथ ही में आपको NaHCO3 मिल जाता है। चलिए जी इसके यूजेस देखते हैं। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बेटा जब बेकिंग सोडा हीट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड
गैस प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप करती है एंड एस्केप करने के साथ साथ ये जो भी आपकी ब्रेड है, केक है, ढोकला, व्हाटएवर, ये इसको उठाते हुए जाती है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे बिकम सो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो देखिए द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज द ब्रेड्स और द केक्स टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बाकी यूजेस आप देख सकते हैं for making baking powder which is a mixture of baking soda and mild edible acids such as tartaric acid. Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids, ठीक है, being alkaline it neutralizes the excess acid in the stomach and provides relief. मैंने ये बात आपसे करी. Yes, it is used in soda fire एक्सटिंग्विशर्स, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। कैसे बनता है बेटा? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिएक्शन आपके सामने है, यूजेस आप देख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरैक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए बेटा लास्ट अगर मैं बात करती हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये होता है आपका CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैसे बनता है? ये तब बनता है जब आप जिप्सम को हीट करते हो एट 373 केल्विन। तो बेटा जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो एट 373 केल्विन, सो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव यू CaSO4.12H2O जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। डन है। बट ये टेम्परेचर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टेम्परेचर का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बेटा ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे एंड आपको मिलेगा CaSO4 जो कि क्या है? डेड बर्न्ड प्लास्टर, जो कि क्या है? डेड बर्न्ड प्लास्टर। यस, तो ऑन हीटिंग gypsum at 373 Kelvin, gypsum loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris, ठीक है। एंड बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका व्हाइट पाउडर होता है, पानी के साथ मिक्स होके वो जिप्सम में चेंज हो जाता है, जो कि हार्ड सॉलिड मास है। इसके आप यूजेस देख सकते हैं, फॉल सीलिंग बनाने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन्स को हील करने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, एयरटाइट कंटेनर्स बनाने के लिए। तो इसी के साथ बेटा आप लोगों की क्विक रिविजन खत्म होती है सेकेंड चैप्टर की, विच इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करनी है तो सबसे पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब आपके मेटल्स क्या होते हैं बेटा? मेटल्स आपके मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनको पीट पीट के थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, ठीक है। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं, यानी कि आप उनसे थिन वायर्स बना सकते हैं। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आपके लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनमें चमक होती है, शाइनी होते हैं। मूविंग ऑन बेटा, मेटल्स आपके जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस आगे देखेंगे। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मेटल्स आपके सोनोरस होते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, टंग, ठीक है। चलिए तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब देखो मेटल्स के आगे अगर मैं नो लगा देती हूं तो बन जाता है नॉन मेटल। तो वैसे ही अगर मैं मेटल्स की प्रॉपर्टी के आगे नो 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 लगा दूं तो नॉन मेटल्स आपको मिल जाएंगी प्रॉपर्टीज, है ना। तो देखिए मेटल्स आपके मेलिएबल है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। मेटल्स डक्टाइल है, नॉट डक्टाइल। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट हीट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बैड कंडक्टर्स है। ये आपके लस्ट्रस होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आपके जनरली हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपके जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, नॉन मेटल्स के कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। मेटल्स आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स आपके सॉलिड लिक्विड गैसेस हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आपके सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है। तो बेटा जहां से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके एक्सेप्शंस हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। हमने ये पढ़ा है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, बट कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लस्टर की बेटा अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं है, ठीक है, दे हैव अ डल अपीयरेंस, बट आयोडीन ग्रेफाइट हो गया, है ना। ये क्या होते हैं बेटा? लस्टर्स होते हैं, हैविंग अ शाइनी सरफेस। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा है कि मेटल्स आपके जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी एक मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से बेटा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है ना, कि कौन से आपके दो एलिमेंट्स हैं,
कौन से आपके दो एलिमेंट्स हैं विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स हो गए आपके मरकरी, एक तो हो गया आपका मरकरी और एक हो गया आपका ब्रोमीन। ये दोनों आपके एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जिसमें से मरकरी आपका मेटल है, ठीक है, एंड ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके बन के निकल आ जाते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। विच एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो गया आपका हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हमने पढ़ा है कि मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, बट अल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर एक्सेप्शंस। अल्कली मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मतलब लिटरली हम लैब में काम करते थे सोडियम के साथ, हम सोडियम को मतलब ऐसे चाकू से काट देते थे, ठीक है ना। चलिए, वी हैव आल्सो स्टडीड के सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। मूविंग ऑन टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हमने पढ़ा है कि मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बट सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, हमने ये भी पढ़ा है दैट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बट डायमंड इज एन एक्सेप्शन। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है कहानी बेटा? चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि केमिकली आपके मेटल्स क्या हैं एंड केमिकली आपके नॉन मेटल्स क्या हैं। तो केमिकली बेटा मेटल्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। देखिए, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फिगरेशन हो गई 2,8,1। अब आपको पता है कि सोडियम अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये बना देता है Na+। तो सोडियम आपका एक ऐसा एलिमेंट है विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका मेटल। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है बेटा? ऐसे लिख देते हैं, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको देता है मेटल ऑक्साइड। क्या देता है बेटा? मेटल ऑक्साइड देता है। अब मेटल्स की आपकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, तो रिएक्टिंग कंडीशंस भी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। कुछ तो भाई पड़े पड़े ही रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ को थोड़ा हीट करना पड़ता है तब जाके रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इक्वल रिएक्टिविटी। हर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का इंटेंसिटी सेम नहीं है। मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए उनकी रिएक्टिंग कंडीशंस अलग अलग होती हैं। The reactivity of oxygen also depends upon the nature of the metal. Some metals react with oxygen even at room temperature. कुछ को आपको हीट करना पड़ता है, कुछ को आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल बेटा यहाँ पे लिख लो, जैसे Mg है आपका मेटल, ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट करके आपको क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड दे दिया। अब ये मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती है बेटा? मेटालिक ऑक्साइड्स आपकी जनरली बेसिक इन नेचर होती है, हमने पीछे भी पढ़ा, बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखिए क्या लिखा है, दो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड्स शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड्स आपकी बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर शो करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाती हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा? Al2O3, ZnO। अब कैसे ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं? देखो बेटा, मेरे पास है Al2O3, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड हो गई, इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराया। HCl आपका एसिड है, तो अब सामने एसिड है तो खुद बेसिक बिहेवियर शो करेगा। जैसे हमारा नेचर चेंज हो जाता है ना, हमारी कंपनी भाई हमारे साथ हमारे दोस्त आ रहे भाई और क्या हालचाल है ना, हमारे साथ कोई और दोस्त है स्पेशल वाली या स्पेशल वाला, तो हमारा नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो आपको मिलेगा AlCl3 + H2O, ठीक है। यही अगर मैंने Al2O3 ले लिया, और साथ में मैंने NaOH ले लिया। NaOH आपका बेस है, सो दिस विल बिहेव एज एसिड एंड एसिड एंड बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो ये हो गया आपका NaAlO2 + H2O। एंड इसका नाम क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं सोडियम अल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम अल्यूमिनेट, ठीक है। चलिए, इफ आई टॉक अबाउट ZnO, बेटा ZnO की अगर मैं बात करती हूँ तो HCl के साथ रिएक्ट करके, HCl आपका एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो इट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर ZnCl2 + H2O। एंड इफ आई टेक ZnO + NaOH,
ठीक है, NaOH ले लिया, वो बेस है तो ZNO एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड एंड बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो Na2ZNO2 प्लस H2O, और इसका नाम क्या होता है बेटा, ये है आपका सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते बेटा, एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको देता है बेटा हाइड्रोजन गैस, एंड साथ ही में आपको मिलता है या तो मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड कब मिलेगा, मेटल ऑक्साइड कब मिलेगा, अगर आपका मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, एंड वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, चाहे ठंडा हो गर्म उससे फर्क नहीं पड़ता, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। एंड अगर आपका मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द गैसियस फॉर्म, स्टीम की फॉर्म में, तो आपको बेटा क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऑल द मेटल्स हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बेटा फिर से वही कहानी आ जाती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है तो रिएक्टिंग कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं। कुछ मेटल्स तो जो आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्टिविटी कम हुई तो थोड़ा आपको पानी गर्म लेना पड़ता है, रिएक्टिविटी और कम हुई तो ठंडे गर्म पानी से बात नहीं पड़ रही, अब आपको स्टीम की फॉर्म में लेना पड़ता है ताकि रिएक्शन हो। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ तो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, कुछ तो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, सम डू नॉट रिएक्ट विद इवन विद स्टीम। ठीक, चलिए जी, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, metals that lie at the bottom of reactivity series like copper, silver, gold do not react with water even under strong conditions। बेसिकली बेटा जब भी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो होता क्या है, वो वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, उसको हटाता है कि चल तू निकल यहाँ से। अब जो तो मेटल्स आपके हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, बट जो मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, सो दे विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मेटल्स दैट लाई एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, बिकॉज वो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, बेटा ये तो हमने पीछे ही देख लिया, एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है, राइट। मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पे भी बेटा यही कॉन्सेप्ट है कि मेटल जो है वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। जो मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हो जाते हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो वो एसिड में, सॉरी हाँ एक बार फिर से बोलती हूँ, जो मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है एंड दे आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, चलिए तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ओनली द रेस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो बेटा अब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की इतनी बात कर ही रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज वैसे हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में, है ना, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप, है ना, यहाँ पे नीचे आप पीटी भी लिख सकते हो, प्लैटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, राइट, एक बार हमने इसको देख लिया। चलो कमिंग बैक ठीक है जी, तो ये कहानी हो गई, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक क्लियर है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दे रहा है, जो मेटल्स आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं दे कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा एक्वा रीजिया में आपके पास होता है कॉन्क HNO3 इज टू कॉन्क HCl, ठीक है, और ये किस रेशियो में होता है, 1:3 के रेशियो में होता है। देखो 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। वैसे अगर आप अलग से HNO3 ले लो या अलग से HCl ले लो तो बेटा वो गोल्ड एंड प्लैटिनम जैसे मेटल्स को नहीं घोल सकते, बट अगर आप 1:3 के रेशियो में इनको लेते हो तो आपका एक्वा रीजिया बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कोरोसिव लिक्विड होता है एंड वो गोल्ड एंड प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी घोल पाने की क्षमता रखता है। देखो दस द रेशियो ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क HCl इज एक्वा रीजिया
1:3. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It can dissolve all metals. For example, aqua regia can dissolve even gold and platinum. Though concentrated nitric acid, concentrated hydrochloric acid alone cannot dissolve gold and platinum. ये अकेले बेटा नहीं घोल पाएंगे, बट अगर आपने इनको 1:3 के रेशियो में ले लिया, aqua regia बन गया, तो इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी घोल पाने की क्षमता रखते हैं. चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन वही है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, है ना. तो यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कैसे पता लगा? रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से. काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप. तो बेटा जिंक ऊपर कॉपर नीचे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको धक्का मार के बाहर निकालेगा, आपको मिलेगा ZnSO4 एंड साथ ही में कॉपर. राइट. चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? केमिकली नॉन मेटल्स आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है. नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. एग्जांपल ले लो बेटा, Cl एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फिगरेशन हो गया 2,8,7. ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को पूरा करता है एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना देता है. ठीक है, Cl- बना देता है. तो ये क्या है बेटा? ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाया, है ना. नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये आपका क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया. बहुत बढ़िया. देखो भाई, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो बेटा नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड देता है. अब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक भी होती हैं, न्यूट्रल भी होती हैं. ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल भी होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो कि आपकी एसिडिक ऑक्साइड है. कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अंडर डिफरेंट कंडीशंस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है जो आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड है. ठीक है, तो ये दोनों आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, एक एसिडिक हो गई, एक न्यूट्रल हो गई. चलिए, अब आपको लोगों के लिए खुशखबरी है, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है जी, तो ये रिएक्शन नहीं देखने हमें, है रिएक्ट ही नहीं कर रहे. चलो नेक्स्ट है, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. बेटा ये भी वही कहानी है कि मोर रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. तो आपको यहाँ पे NaCl मिलेगा एंड साथ ही में आपको Br2 मिल जाएगा. अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम क्लोराइड बनता है एंड ब्रोमीना फॉर्म बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. ठीक है, ऑल गुड. मूविंग अहेड बेटा, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. तो बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की. नाउ यू हैव आयंस, आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है यानी कि कटायन, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है यानी कि अनायन. तो इन दोनों के बीच में बेटा अट्रैक्शन होती है एंड आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिससे आपको आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. राइट. तो देखो क्या लिखा है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. एक बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है, एंड दूसरा जो है एक गेन कर सकता है. यानी कि आयनिक बॉन्ड आपका कब बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. कब बनता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से बनता है. Thus, when a metal reacts with a non-metal, transfer of electron takes place from metal atom to non-metal. metal ने बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करा, नॉन मेटल ने गेन करा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया एंड आपको आयनिक बॉन्ड मिलता है. ठीक है, इसका वही हमारा प्यारा सा फेमस सा एग्जांपल है NaCl का. बेटा NaCl में आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 281. तो इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया. Cl की बेटा बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके दिखा दिए. इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है. तो बेटा इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Na+ बना और इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना. अब आपके पास आयंस हैं, इनके बीच में क्या हो जाएगी बेटा? आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी एंड आपको मिल जाएगा आयनिक कंपाउंड. क्या मिल जाएगा? आयनिक कंपाउंड मिल जाएगा. अब इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं बेटा. सबसे पहले फिजिकल नेचर की बात करूं तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं. Ionic compounds are solid in nature and comparatively harder due to strong electrostatic force of attraction present between the ions. Next, melting and boiling point. क्योंकि बहुत strong force of attraction है बच्चा ions के बीच में, that is why उन force of attraction को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा energy देनी पड़ती है.
दैट इज वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, thus to break the ionic compounds more energy is needed, thus melting and boiling points are high। आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो बेटा आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं they are generally soluble in polar solvents like water, है ना, पोलर में घुलता है, like dissolves like। तो आयनिक कंपाउंड्स है, they are polar in nature, वहाँ आयंस है ना, तो they are polar in nature, वाटर भी पोलर है, तो they are generally soluble in polar solvents like water and insoluble in carbon tetrachloride, benzene etc, जो कि आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। टॉकिंग अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूनिट आयंस, आयंस की मूवमेंट। अब आयनिक कंपाउंड में आयंस तो है, बट जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, तो सॉलिड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, जहां पे आयंस के पास घूमने फिरने की जगह होती है, आयंस आर फ्री टू मूव अबाउट। तो देखिए, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सब्सटेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, द आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस दैट आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट और इन पोलर, मतलब एक्वा सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। तो मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए यार, अब आगे बढ़ते हैं एंड अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, बट बेटा बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए इसको कवर करते हैं। सबसे पहले अर्थ के क्रस्ट में आपके जो मेटल है बेटा, वो दो फॉर्म में आपको मिलते हैं, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में। तो यार देखो, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है, दे आर लाइक भाई सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ है, हम तो किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट करने में विश्वास रखते नहीं है, हम तो अकेले रह लेंगे, फ्रीली एग्जिस्ट कर लेंगे। बट जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा, दे आर लाइक भाई अकेले तो नहीं रह सकते, फटाफट चलो इसके साथ रिएक्ट करो, है ना, चलो कंपाउंड बनाओ, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करो। तो देखिए यही लिखा है, अ मेटल टू अकर इन फ्री और नेटिव स्टेट व्हेन इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन बेसिक और अनकंबाइंड फॉर्म। द मेटल्स दैट आर वेरी अनरिएक्टिव व्हिच लाई एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, वो आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। यस, कंबाइंड स्टेट, इफ मेटल अकर्स इन कंबाइंड स्टेट देन इट इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। बेटा कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। नाउ अब कुछ टर्म्स को बेटा जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं कि मिनरल क्या होता है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो अर्थ क्रस्ट में जो आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स नेचुरली अकर कर रहे हैं ना, कोई ऐसे खोद के वहां रख के नहीं गया कि अरे ये मिल गया, नहीं, जो नेचुरली अकर कर रहे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अर्थ की क्रस्ट में, उनको मिनरल्स बोलते हैं। एंड ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का परसेंटेज हाई होता है, जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल होता है, उनको ओर्स बोला जाता है। तो देखिए, एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो बेटा सपोज कीजिए आपके पास 3 मिनरल्स हैं, यहाँ पे इतना सा मेटल है, यहाँ पे इतना सारा मेटल है और यहाँ पे इतना सारा मेटल है। तो ऑब्वियसली आप यही कहोगे ना यार, इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करना भाई आसान है, प्रॉफिटेबल है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ओर बोलोगे। ऐसे मिनरल्स जहां मेटल का परसेंटेज हाई है, मेटल एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल है, उनको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है कि ओर की साफ सफाई करना। अब ओर में आपके पास बहुत सारी गंदगी प्रेजेंट है ना, सैंड वगैरह है, रेत वेत जो भी है, छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, एनिमल्स का एक्सक्रीटा सुसुपट्टी करके व्हाटएवर, ठीक है। तो अब ओर की साफ सफाई करने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो देखिए, ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड ऑफ मेटल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटीरियल। अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटीरियल, इस इन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग है गैंग की, ये वाली, ठीक है। Before extracting the metal from an ore, it is necessary to remove these impurities. The methods used for removing gangue from ore depend on the difference in physical properties or chemical properties of ore and gangue. तो बेटा आपको ओर की साफ सफाई करनी है, साफ सफाई करने के लिए आप किस टाइप के मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है ओर की और इंप्योरिटीज जो गैंग है उनकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, कि किस टाइप की उनकी प्रॉपर्टीज है, किस मेथड का इस्तेमाल करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं ओर की, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। अब आपने ओर की साफ सफाई कर दी एंड आपको क्या मिल गई, आपको मिल गई कॉन्सेंट्रेटेड ओर। आपको क्या मिल गई बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, मेटल का परसेंटेज इसमें बढ़िया हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड विद मेटल है ना, दिस ओर इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड विद मेटल। तो ओर चाहे किसी भी रंग रूप में आपकी एग्जिस्ट कर रही हो, आपको उसे क्या करना होता है, आपको उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना आसान है। सिर्फ क्या कर दो,
सिर्फ रिडक्शन कर दो टाइगर्स, ठीक है। सो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है एंड ये ओर आपकी कई रंग रूपों में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे भी ओर हो उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना आसान है, आपको बस क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा बेटा, अब हमने मेटल्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो ये आपके हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हो गए, ये मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हो गए एंड ये लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हो गए। अब एक एक करके इनके तरीकों को जानेंगे, ठीक है, एक एक करके। देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम या मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। अब क्या क्या टेक्निक है इस पूरे फ्लो चार्ट से हम बहुत ही तगड़े तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले माय डियर टाइगर्स, मेरे पास ओर थी, मैंने ओर की साफ सफाई करके कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑब्टेन कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब मैंने मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। चलो जी, पहले मीडियम रिएक्टिविटी से समझते हैं। मैंने आपको ये बताया बच्चा कि आपकी और किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो, आपको उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के केस में आपको कार्बोनेट ओर्स भी देखने को मिलती हैं एंड सल्फाइड ओर्स भी देखने को मिलती हैं। तो चाहे किसी भी टाइप की ओर हो, कन्वर्ट आपको उसे मेटल ऑक्साइड में करना है। तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। नाउ व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। एंड सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग करा जाता है, ठीक है। ये देखो सल्फाइड और यहाँ पे रोस्टिंग में एस, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। रोस्टिंग का क्या मतलब बेटा? हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो आपने कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके क्या ऑब्टेन कर लिया? मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया। एक बार देख लो बेटा, है ना, आपके पास सल्फाइड ओर है और कार्बोनेट ओर है। सल्फाइड ओर की तो हमने रोस्टिंग करी, ठीक है, सल्फाइड ओर की हमने रोस्टिंग करी, मेटल ऑक्साइड मिल गया। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करा, आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड आप लोगों को मिल चुका है, अब आपको क्या करना है? बस रिडक्शन कर देना है एंड आपको मेटल मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कार्बन कोक, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, ठीक है। ओके जी, चलो हो गया रिडक्शन टू मेटल एंड देन प्योरिफिकेशन कर देंगे, वो भी आगे सीखेंगे। बात अगर मैं करूँ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की, तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में आपको सल्फाइड ओर्स देखने को मिलती हैं। सल्फाइड ओर्स हैं तो आप क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे, ठीक है। आपने रोस्टिंग कर दी तो आपको मेटल ऑक्साइड मिला। अब मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करके मेटल पे जाना है। अब जब आपके पास लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं तो बहुत आसान है, रिडक्शन कैसे करते हैं? बस सिंपली हीटिंग कर दो, होगी रिडक्शन, ठीक है। तो रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड पे आए, हीटिंग करके मेटल पे आ गए, है ना, रिफाइनिंग कर दी। देखिए आपके पास सल्फाइड ओर है, आपने रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड पे पहुंच गए, मेटल ऑक्साइड की सिंपली हीटिंग कर दी बेटा, रिडक्शन हो गया एंड आपको मेटल मिल गया। क्लियर है? बहुत खूब। चलिए अगर मैं बात कर रही हूँ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में क्या है बच्चा? अब यहाँ पे मेटल्स की रिएक्टिविटी हाई है, इनके द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कार्बन कोक शोक से ना बात नहीं बनती है यहाँ पे, वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें हाईफाई मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैंने मोल्टन NaCl ले लिया, ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास Na+Cl- है, तो जो Na+ है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा, और जो Cl- है विच इज नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि अनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। कहानी क्लियर है? तो इस फ्लो चार्ट से हमने क्या करा? फटाफट से रिवाइज कर लिया अपना अकरेंस ऑफ मेटल या मेटलर्जी का प्रोसेस। इसमें बस बीच में थर्माइट रिएक्शन रह गया है, उस थर्माइट रिएक्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन को भी एक बार देख लेते हैं, यहीं पे मैं लिख देती हूँ। तो बेटा मेरे पास Fe2O3 है, ठीक है। मैंने इसका रिएक्शन कराया अल्यूमिनियम के साथ। अब अल्यूमिनियम क्या है? इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, आपको मिलता है Al2O3, साथ ही में आपको Fe मिलता है। एंड ये आपका बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में कि जो आपको आयरन मिलता है ना, वो आपको मोल्टन फॉर्म में मिलता है, ठीक है। आयरन जो है वो आपको मोल्टन फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एंड ये इसका एप्लीकेशन है ना, मशीन के क्रैक्ड पार्ट्स वगैरह को, रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जोड़ने के लिए यूज होता है। ये हो गया आपका थर्माइट रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका थर्माइट रिएक्शन। चलें, अब ये हमने अकरेंस ऑफ मेटल्स देख लिया। अब एक बार क्या देखते हैं? एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करी जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए बच्चों सपोज कीजिए मुझे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो इम्प्योर कॉपर जो है, जो मेरा इम्प्योर कॉपर है उसको मैं क्या बना दूंगी? इम्प्योर मेटल को मैं अनोड बना दूंगी और प्योर कॉपर को यानी कि प्योर मेटल को मैं कैथोड बना दूंगी। अब
अनोड पे क्या होता है, अनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन है विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपके पास अनोड पे इम्प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैसा कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे आपकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन का एक और डेफिनेशन है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पे क्या होता है, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एंड आपको मिलता है कॉपर। ये कॉपर कैसा है, प्योर कॉपर है, एंड ये आपका क्या होता है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होने लगता है। इसीलिए विद टाइम आपका अनोड थिन 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 होता जाता है, एंड कैथोड आपका थिक 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 होता जाता है, ठीक है। इंप्योरिटीज जो सॉल्युबल होती हैं वो तो घुल जाती हैं, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज अनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ अनोड मड, राइट। चलिए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आपका कोरोजन। बच्चा कोरोजन हम ऑलरेडी चैप्टर 1 वाले टॉपिक में देख चुके हैं, तो फटाक से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स पे ब्लैक कलर की कोटिंग Ag2S की आ जाती है ना। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। चलिए अब इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजिंग, अलॉइंग। तो आपको क्या करना है, बेसिकली मेटल के कांटेक्ट में ना आ पाए एयर और मॉइस्चर, तो आपको इसके ऊपर ऐसे कोई लेयर्स ही चढ़ा देनी है ना। पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वनाइजेशन कर दो। नाउ गैल्वनाइजेशन क्या है, गैल्वनाइजेशन इज डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. Alloying भी एक बहुत अच्छा तरीका है मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने का। अलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 or more metals और अ मेटल एंड नॉन मेटल। इट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट बाय मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग ऑल द अदर एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। इट इज देन कूल टू रूम टेम्परेचर। तो अलॉइंग भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने का। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसकी भी इसी रिवीजन खत्म होती है, यानी कि एफिशिएंट एंड क्विक रिवीजन खत्म होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब यार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, हवा ही बना रखा है कि पता नहीं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नहीं हो गया क्या हो गया। बट यार बहुत ही मजेदार एंड इजी तरीके से हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। चलिए यार, अब चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो कार्बन को थोड़ा सा जान लेते हैं। अब कार्बन क्या होता है बच्चों, कार्बन आपका एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फिगरेशन 4 होती है। अब यार अगर कार्बन की आयनिक बॉन्डिंग करानी है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या फिर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन, मतलब या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल है। पर क्या वो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज कर सकता है? द आंसर इज नो। रीजन क्या है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा बेटा, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और वो बना देगा C4 माइनस, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे ना क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, बट 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करता। अब यार लूज करके देख लो, लूज करने से क्या हो जाएगा, it could lose 4 electrons to form C4+, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons holding 2 electrons. तो यार ये प्रोसेस एनर्जेटिकली फीजिबल नहीं कि तुम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो इसीलिए कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। वो क्या करता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। एंड जब आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। सच बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए हमने CH4 ले लिया। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फिगरेशन हो गया 2,4। इसको क्या करना है, इसको भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या है 1 1 1 1। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1 1 1 1। इनको क्या चाहिए यार, इनको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर लें। तो अब होता क्या है बच्चों, मैंने बनाया कार्बन विद इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दर्शाते हैं, ठीक है।
फिर मैंने बनाया हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो देखिए यार कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन एक इसने यहाँ से शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर ली, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। वैसे ही इस हाइड्रोजन के साथ भी, इस वाले के साथ भी एंड इस वाले के साथ भी। एंड इस पूरे दौरान क्या हुआ, कार्बन का ऑक्टेट अपने आप पूरा हो गया। देखो कैसे, देखो कैसे भाई, ये देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी स्टेबिलिटी अचीव हो गई। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, आपको समझ आया, क्लियर हुई कहानी, बहुत बढ़िया। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन के इतने गुणगान क्यों करे जाते हैं ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बन ने क्या तीर मार लिए। तो बेटा कार्बन ने कुछ तीर मारे हैं। पहला तीर है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब कार्बन कैटिनेशन करता है, यानी कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। नेक्स्ट है बेटा टेट्रावैलेंसी। टेट्रा माने 4, वैलेंसी का मतलब तुम्हें पता है। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, उसकी वैलेंसी है 4, यानी कि कार्बन जो है बेटा वो चार आप कह सकते हो कि बॉन्ड्स बना सकता है। किसके साथ, या तो कार्बन एटम्स के साथ ही या फिर अलग अलग मोनोवेलेंट एटम्स के साथ। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन या फिर एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। तो कार्बन के पास फुल वैरायटी है भाई, इसके साथ बॉन्ड बना दिए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इसलिए यू हैव सो मेनी कंपाउंड्स कार्बन के, ठीक है। तो कैटिनेशन हो गया एंड टेट्रा वैलेंसी हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हमने कौन से देखने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। डायमंड कैसे 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एवरी कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ग्रेफाइट, तो बेटा ग्रेफाइट में एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। आपके ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल रिंग की लेयर, हेक्सागोनल रिंग की लेयर, हेक्सागोनल रिंग की लेयर, एंड इन लेयर्स के बीच में आपकी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। बकमिंस्टर फुलरीन में बेटा आपके ऐसे फुटबॉल टाइप का होता है, ठीक है। कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं ऐसे फुटबॉल की फॉर्म में। हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स आपको देखने को मिलेगी। देखो ये आपकी हेक्सागोनल रिंग हो गई, ये आपकी पेंटागोनल रिंग हो गई। अब आपके पास ऐसे में बेटा 20 हेक्सागन्स हो जाते हैं, 12 पेंटागोनल रिंग्स हो जाती हैं, है ना। तो कुछ बेसिक आइडिया मिल गया हमारे को डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एंड इनको हम एल्केन्स भी बुलाते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास आ जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन बोला जाता है एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, एल्काइन बोल देते हैं। तो हमने किसकी बात कर ली बेटा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात कर ली, राइट। चले अब बात करें अगर होमोलोगस सीरीज की, तो बेटा होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, चलो सपोज करो मैं एक सीरीज लिख देती हूँ। मैंने लिख दिया CH3OH, है ना, C2H5OH, C3H7OH एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हर केस में OH 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 लगा हुआ है बेटा। अब OH एक फंक्शनल ग्रुप है। OH ने क्या करा, OH ने इस कंपाउंड के वक्त हालात को ही बदल दिया। देखो कैसे, मेरे पास क्या था बेटा, मेरे पास CH4 था, मैंने CH4 के एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह OH लगा दिया। पहले मेरे पास एल्केन था, टुच्चा सा एल्केन, बट जब मैंने हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगा दिया तो ये जो चीज बनी भाई अल्कोहल बन गया। वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गया, ये एल्केन, ये अल्कोहल। तो OH एक ऐसा ग्रुप हुआ जिसने कंपाउंड में आके उसके फंक्शन को ही बदल दिया, उसकी प्रॉपर्टी को ही बदल दिया एंड इनको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो मैंने ऐसी ही एक सीरीज लिख दी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा कि जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग, हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग, तो आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। अब आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास चेंज होता जा रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी चेंज होती जाएंगी, है ना। बट अगर मैं बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ हर केस में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेंगी, राइट। नेक्स्ट चीज देखिए बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो इन दोनों जो ये जो दो सक्सेसिव मेंबर्स है, सक्सेसिव का मतलब होता है जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, तो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का अंतर है। देखो अगर मैं CH3OH में CH2 ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, OH तो एज इट इज, ये H5 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, सही बात है। तो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का, CH2 यूनिट का, CH2 यूनिट का, राइट। तो ये सीरीज क्या होगी बेटा, ये आपकी होमोलोगस सीरीज कहलाती है। डेफिनेशन देखिए एक बार, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
having similar structures, similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. Done है functional group. An atom or a group of atom which makes a carbon compound reactive and decides its properties, decides its function is called a functional group. Clear है? बहुत बढ़िया. चलिए यार, अगर अब मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात करूं तो एक बार इनके जनरल फॉर्मूला को देख लेते हैं. एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. कह दो ना +2, है ना. यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं. एल्कीन के लिए CnH2n, ठीक है, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है. यहाँ पे आपका N1 नहीं हो सकता बेटा. आप एक कार्बन से एल्कीन कैसे बनाओगे? एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना. कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना एल्कीन बनाने के लिए या फिर एल्काइन बनाने के लिए. यस, चलिए. एंड इफ आई टॉक अबाउट एल्काइन तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. ठीक, तो इनके जनरल फॉर्मूलाज देख लो, है ना. चलिए, मूविंग ऑन बेटा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंटेन को देखते हैं. पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12. अब यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे यही रखना है एंड इस फॉर्मूला को रखते हुए मैं क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ. पहले केस में मैंने 5 कार्बन एटम्स को एक सिंगल लाइन में ले लिया, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन लगा दिए. ठीक है, इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हुई है यहाँ पे, तो 3 वैलेंसी खाली बची है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए. इसमें 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए और एक और, मतलब 3 लगा दिए यहाँ पे टोटल, है ना. इफ आई काउंट 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12. ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए. हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी C5H12 है. नेक्स्ट वाला देखो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी आपका C5H12 है ना. तो इन तीनों में बच्चा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो ये क्या हो गए? ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए पेंटेन के लिए. राइट, ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. ओके, मूविंग ऑन बच्चों, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको मैं 2 स्लाइड्स दे रही हूँ. पहली स्लाइड हो गई आपकी ये वाली, ठीक है, एंड दूसरी स्लाइड हो गई आपकी ये वाली. समझाती हूँ इसको कैसे. सबसे पहले बेटा बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के. देखो, आपने अपनी मेन चेन पेरेंट चेन को सेलेक्ट करा, उस मेन चेन या पेरेंट चेन से जो भी चीजें आपकी बाहर टंगी होती हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं. अब सब्स्टिट्यूएंट्स में आपके एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं. ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स, ओहो ये तो मिथाइल स्पेलिंग गलत हो गई. आपके एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं. एल्काइल ग्रुप बेटा कौन से होते हैं? अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो आपको एल्काइल मिलता है. जैसे मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल एंड सो ऑन. तो मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया. देन क्लोरोब्रोमो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाते हैं. फिर वर्ड रूट आता है. 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ लिख देती हूँ. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10. मेन चेन में आपके कितने कार्बन एटम्स हैं उस हिसाब से आपका वर्ड रूट डिसाइड होता है. सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना, तो आपका एन आएगा. डबल बॉन्ड दिख गया तो आपको इन आएगा. ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिख जाता है बेटा तो आइन आ जाता है. यस, अगर आपके पास एक जैसी 2 चीजें हैं तो वर्ड यूज होगा डाई. एक जैसी 3 चीजें हैं तो वर्ड यूज होगा ट्राई. इफ आई हैव फंक्शनल ग्रुप तो बेटा अल्कोहल के लिए ओल लिखा जाता है, एल्डिहाइड के लिए अल लिखा जाता है, कीटोन के लिए ओन लिखा जाता है ना, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है, इसके लिए ओइक एसिड लिखा जाता है. चलिए, तो ये आपका पहला स्लाइड हो गया. दूसरी स्लाइड है द जनरल वे ऑफ राइटिंग. बेटा ये एक सान्या मैम स्पेशल आपको एक तरीका दे रही हूँ. ये अगर आपने लर्न कर लिया तो आप किसी का भी IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर देंगे. सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर डबल ए ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, एन इन आइन डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड देन सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. एंड बेटा 2 वॉवल साथ में नहीं आ सकते तो आपको एन इन आइन के ई को हटा देना होता है जब यहाँ फंक्शनल ग्रुप का वॉवल आ जाता है. जैसे ऑल है, ऑल में ओ आ रहा है तो आपको एन इन आइन के ई को ओमिट करना होगा. 2 वॉवल साथ में नहीं आते, सब समझाऊंगी, टेंशन मत लो. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बेटा मैंने ले लिए 4 कार्बन, ठीक है, मेरे को कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा, क्रॉस कर दो. ठीक, सीधा वर्ड रूट पे आ जाओ. 4 कार्बन के लिए आपकी वर्ड रूट होती है ब्यूट. ये सभी आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पोजीशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आएगा. ये सभी आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पीछे लगा दो एन, तो इसका नाम क्या बन गया बेटा? ब्यूटेन.
ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई सफिक्स आएगा, ना पोजीशन आएगी, ना सफिक्स आएगा। इसी में बच्चों अगर मैं डाल देती हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया। अब यार कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्रॉस करो, वर्ड रूट पे आ जाओ। आपके पास कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए आप यूज करोगे पेंट। अब मुझे डबल ए ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है ना। अब पोजीशन आपको बतानी होती है अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट नंबर रूल। आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है ना डबल बॉन्ड को, जैसे डबल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, वो सब बताऊंगी। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ 1 2 3 तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। तो अब पेंट हो गया 5 कार्बन के लिए, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएगा 2 एंड देन डबल बॉन्ड के लिए मैं लगा दूंगी इन, तो इसका नाम बन गया पेंट 2 इन। ऐसे ही कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड अगर इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देते तो पेंट 2 आइन हो जाता, ठीक है ना। चलिए अब सब्स्टिट्यूएंट की अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगा दिया, ठीक है, तो आपकी मेन चेन हो गई ये मेन चेन से बाहर टंगा हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सबसे पहले बताना है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, तो 1 2 3 4। तो अब सेकंड पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, बहुत बढ़िया है ना। पोजीशन बता दी, नेम बता दिया। अब आ जाओ वर्ड रूट पे। मेन चेन में 4 कार्बन एटम्स है तो उसके लिए ब्यूट यूज होगा, कोई डबल ए ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसको क्रॉस करो। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पीछे मैं लगा दूंगी एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको क्रॉस ही रहने दो, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बस ये 2 स्लाइड्स आप लोगों को चाहिए एंड आप अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसको देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल है तो दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी 2,3। अब एक जैसी 2 चीजें लगी हुई है तो डाई वर्ड यूज करेंगे, तो 2,3 डाई मिथाइल। आप ऐसे नहीं करोगे कि 2,3 मिथाइल मिथाइल, नहीं, एक जैसी 2 चीजें हैं तो डाई वर्ड यूज होता है, 2,3 डाई मिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन आ जाएगा, सो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एक बार इस फंक्शनल ग्रुप को भी देख लो। अब फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, इसी में कार्बन है तो इसी को आप 1 नंबर दे सकते हो, है ना, 1 2 3 4। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो, सीधा वर्ड रूट पे आ जाओ। मेन चेन में आपका 4 कार्बन एटम है तो मैंने इसको कर दिया ब्यूट, ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो मैंने पीछे लगा दिया एन। अब उसके बाद मेरे को पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना है। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है जिसके लिए ओइक एसिड यूज करा जाता है, और मैंने आपको पीछे ही बताया था कि 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते तो मुझे एन के ई को हटाना पड़ेगा, तो इसका नाम बन जाएगा बेटा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर आप इसको डायरेक्टली ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। ये वाला आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, आप इसको चाहे होमवर्क मान लो या फिर वीडियो को पॉज कर दो, बट ये वाला आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए जी अब बच्चों आगे बढ़ते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट कंबशन, तो बेटा कार्बन कंपाउंड्स जो है वो कंबशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं यानी, एंड दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो ये आपके कंबशन कैसे करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है यानी कि उनके पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है कंबशन करने के लिए, तो वो आपको एक क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, समथिंग लाइक दिस। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट देन द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। बट अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनकम्प्लीट कंबशन कर रहे हैं यानी कि इनसफिशिएंट सप्लाई या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो कंबशन करते हुए येलो सूटी फ्लेम देते हैं। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन द फ्यूज बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम। ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का था, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चाहे कंप्लीट कंबशन हो रहा हो चाहे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा हो, उन्होंने देना होता है अपना सूटी फ्लेम ही। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, तो बेटा मेरे पास यहाँ अल्कोहल है, मैंने इथेनॉल ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है ना, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड ये जो आपका अल्कोहल है, ये जो इथेनॉल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू इथेनोइक एसिड, ठीक है। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो बेटा एडिशन रिएक्शंस आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। देखो इन एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स रिएक्ट विद अ मॉलिक्यूल सच एज H2Cl2 Br2 एक्सेट्रा टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए यार यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये बेटा आपका एक बॉन्ड टूटेगा, एक H आपका यहाँ पे ऐड होगा, एक H आपका यहाँ पे ऐड होगा, CH3 मिल जाएगा यानी कि इथेन मिल जाएगा। इथेन से आपको क्या मिल गया, इथेन मिल गया, ठीक है।
चलिए, अब इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं बेटा, उनकी वो लंबी लंबी चेन्स होती हैं, अनसैचुरेटेड, लॉन्ग अनसैचुरेटेड चेन्स होती हैं, वहां पे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो ये वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में, यानी कि अनसैचुरेटेड जो लंबी लंबी चेन्स है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। Vegetable oils have long unsaturated carbon chains which on reaction with hydrogen in the presence of nickel catalyst gets converted into vegetable ghee which is solid at room temperature like butter और घी। ठीक है चलो यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है, एक को हटा के उसकी जगह दूसरा लगाना है। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स। बेटा देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास CH4 था, ठीक है, और मेरे पास Cl2 है यहाँ पे, तो होगा क्या बेटा, एक H और एक Cl, तो HCl बना के निकल गए, और एक Cl आपका यहाँ पे आके लग गया तो आपको CH3Cl मिल गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, क्लियर है, एक को हटा के उसकी जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये क्लियर हुआ है ना। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल क्या होता है बेटा, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। व्हाट इज इथेनॉल, इथेनॉल इज योर C2H5OH, ठीक है, ये जो C2H5 है ये इथाइल हो गया, पीछे OH लगा है तो अल्कोहल हो गया। यस, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन। यार अभी हमने पीछे ही देखा अल्कोहल था हमारे पास, इथेनॉल ही था, है ना, उसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया लाइक अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एसिड, तो इथेनॉल से आप इथेनोइक एसिड पे पहुंच गए। नेक्स्ट देखो यार, इथेनॉल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2ONA, साथ ही में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मूविंग ऑन बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं एट 443 केल्विन विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो होता क्या है बच्चों, ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर को रिमूव कर देता है, लीविंग यू व्हाट, देखो जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा इथेनॉल है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खोल के लिखती हूँ, ये आपका CH3 हो गया, ठीक है, ये आपका CH2 हो गया, और ये आपका OH हो गया, ठीक है। देखो द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो बच्चों एक तो यहाँ से OH निकलता है, अब OH आपका जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके साथ वाला जो कार्बन है वहां से H निकलता है, अब H और OH आपका वाटर निकल गया, ठीक है, टाटा बाय बाय कर दो, अब बेचारों का बॉन्ड खाली रहेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेते हैं, एंड आपको यहाँ पे क्या मिल गया, इथेनॉल से आपको इथीन मिल गया, ठीक है, अनसैचुरेशन आ चुकी है, रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन, ठीक है, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो बेटा, सबसे पहले आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। मूविंग टू एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्योर इथेनॉल जो होता है बेटा उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, देखो इथेनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, उसका यूज करके काफी चीजें बनाई जाती हैं। अब सोचो यार इथेनॉल आया है कि ओहो इसका यूज होगा, इससे यूजफुल चीजें बनाएंगे, बट लोग तो इसको अपने यूज के लिए ना पार्टी, ऑल नाइट उनकी पार्टियां चल रही हैं, तो ताकि इथेनॉल का मिसयूज ना हो, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस वगैरह लाइक मिथेनॉल उसमें ऐड कर देते हैं, है ना, ताकि इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड डाई वगैरह भी ऐड कर देते हैं। देखिए to prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it. Dyes भी ऐड कर देते हैं to color the alcohol blue so that भाई देख के पता लग जाए कि हाँ यार ये unfit for drinking वाला alcohol है ना, this is denatured alcohol। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को बोला जाता है denatured alcohol which is unfit for drinking, ताकि लोग पार्टियां ना कर पाए। चलो है ना, नाउ मूविंग ऑन टू इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या है बेटा, इथेनोइक एसिड है आपका CH3COOH, है ना, उसको कॉमनली एसिटिक एसिड भी बुलाया जाता है। नाउ 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। विनेगर आपका फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है, यानी कि उससे पहले वो सॉलिडिफाइड रहता है। इसीलिए कोल्डर क्लाइमेट्स में जब टेम्परेचर काफी लो होता है तो होता क्या है बेटा, इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, इसीलिए उसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दिस गिव्स राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। समझे कि नहीं,
है ना। चलिए अब रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। तो यार इथेनोइक एसिड तो हमारे को लेना ही है, उसी का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अल्कोहल ले लेती हूँ, सपोज कीजिए इथेनॉल। तो बेटा मेरे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो अब यहाँ पे आपकी एस्टर की फॉर्मेशन होती है, वाटर निकल जाता है। कैसे? इथेनोइक एसिड मतलब जो आपके पास एसिड वाला पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे आपका OH निकल जाएगा, अल्कोहल से आपका H निकल जाएगा, HOH आपका पानी हो गया बेटा। पीछे क्या बचा? CH3CO, CH3CO, OCH2CH3, OCH2CH3। ठीक है, ये आपको बेटा पीछे से मिलता है, राइट, है ना। एस्टर फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर आपके स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एस्टर बन रहा है इसीलिए इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ कराती हूँ तो मुझे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, साथ ही में अल्कोहल। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। देखिए, एस्टर्स ऑन ट्रीटिंग विद NaOH सॉल्यूशन गेट कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification reaction. देखो यार, सपोज करो ये मेरा क्या है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। मैंने इसका H हटा के यहाँ Na लगा दिया, तो ये क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। अभी आगे देखेंगे। सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ऑल राइट, आगे बढ़ा जाए। अब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ है। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, वही तुम्हारे को यहाँ देखने को मिलेगा। देखो, एसिड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखिए, एसिडिक एसिड और इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू गेट सोडियम इथेनोएट एंड वाटर। अब अगर मैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रही हूँ एसिड का, तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है। सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इथेनोइक एसिड डन, इथेनॉल डन, है ना। तो आगे बढ़ा जाए बच्चों, एंड अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज योर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आइए देखते हैं सोप क्या होता है। अ सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, हैविंग क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स बेटा आप देख लो, सोडियम स्टीयरेट हो गया, सोडियम पाल्मिटेट हो गया, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज करो ये कोई RCOOH है ना, ये R जो है एल्काइल चेन है, बहुत लंबी चेन है। सो दिस इज अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, तो सपोज करो भाई यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? Na, तो ये क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये आपके सोप होते हैं। डिटर्जेंट क्या है? अ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एग्जांपल आप लोगों के सामने है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप बनता है आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन से। अब यार एस्टर का रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे फैट या ऑयल को एस्टर की फॉर्म में ले लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोप मिलता है एंड ग्लिसरॉल विच इज अल्कोहल, वो आपको मिल जाता है। देखिए, सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, है ना। ये एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल एज एस्टर हमारे पास है, देखो ना, एन एस्टर, ठीक है। रिएक्शन कर रहे हैं NaOH के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है? सोडियम सॉल्ट मिल गया, सोप एंड आपको अल्कोहल मिल गया, राइट। तो ये आपका बेटा ऐसे मोटा ताजा तगड़ा सा एस्टर है, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ये आपका ग्लिसरॉल है एंड ये क्या हो गया? ये आपका सोप हो गया। चलिए, सोप की प्रिपरेशन देख लिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल देख लेते हैं। तो बच्चों, सोप मॉलिक्यूल में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास क्या होती है? एक आपके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसको टेल बोलते हैं। एक आपके पास शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, है ना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये जो आपका शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है, इसको पानी से प्यार होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। ये कैसा होता है बेटा? ये आपका पोलर होता है, इसको पानी से प्यार है। क्योंकि इसको पानी से प्यार है, पानी में घुलता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रो माने पानी, फिलिक माने प्यार है, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपकी टेल है बेटा, जो आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये आपकी नॉन पोलर होती है, पानी से इसको नफरत होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये आपकी हाइड्रोफोबिक है। क्या है बेटा? ये आपकी हाइड्रोफोबिक है। तो बेसिकली सोप मॉलिक्यूल में आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास हाइड्रोफिलिक हेड है, एक आपके पास पानी से प्यार करने वाला हाइड्रोफिलिक हेड है, एंड एक आपके पास हाइड्रोफोबिक टेल है। क्या है? हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाली टेल है। तो नाउ सोप जो है वो क्लेंजिंग एक्शन कैसे शो करता है देखते हैं बेटा। देखो, मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोफिलिक ग्रुप हो गया और हाइड्रोफोबिक ग्रुप हो गया। तो अब ये क्लेंजिंग एक्शन कैसे शो करता है? सपोज कीजिए यार, है ना, सपोज करो ये कोई ऑयल वगैरह की ड्रॉपलेट है, ये कोई ऑयल वगैरह की ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब सोप मॉलिक्यूल्स जब पानी में गए, ठीक है, तो ये अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं? ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, एक सेकेंड,
ये आसपास पानी 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 है, तो बेटा ये अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, ये जो आपका हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार करने वाला हेड होता है ये पानी की तरफ रहता है, और जो टेल है वो अवे फ्रॉम वाटर रहती है, ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ रहती है, ठीक है। तो ये अपने आप को सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, हेड बाहर की तरफ रहता है, पानी से चिट चैट करता है, हेलो जी हाउ आर यू, और ये जो टेल है जिसको पानी से नफरत है ये अपने आप को अंदर की तरफ रखती है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो जाता है बेटा, ये आपकी फॉर्मेशन हो गई किसकी, ये आपकी फॉर्मेशन हो गई मिसल की, किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, मिसल फॉर्मेशन हो गई, एंड इस मिसल में आपका ऑयल वगैरह ट्रैप हो चुका है, ठीक है। क्लियर है इतनी कहानी, इस मिसल में आपका ऑयल डर्ट वगैरह ट्रैप हो चुका है, तो आप ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका ऑयल पार्टिकल है, जो आपका हेड है वो बाहर की तरफ पानी से चिट चैट कर रहा है, टेल आपकी पानी से दूर है, पानी से नफरत कर रही है, तो अंदर की साइड रह रही है। इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो यार आप लोग किसी शिप पे जा रहे हो घूमने के लिए, है ना, तो कश्ती प्यार की कश्ती में, है ना, तो बेटा कश्ती में जा रहे हो आप, अब जिन बच्चों को, तो जिन लोगों को पानी बहुत बढ़िया लगता है ना, पानी बहुत बढ़िया लगता है, वो तो बिल्कुल रेलिंग पे टंग रहेंगे, अरे देख पानी पानी, देख डॉल्फिन, देख मछली, अरे फोटो 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 फोटो, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ रहेंगे। एंड जिन लोगों को पानी से डर लगता है वो बिल्कुल अंदर की तरफ रहेंगे, है ना, वो शिप के बेटा ऐसे अंदर की तरफ रहेंगे कि उल्टे आने को, और ये भाई पानी मत दिखाओ। वैसे ही ये हेड पानी से प्यार करता है तो बाहर की तरफ रहता है, टेल को नफरत है ये अंदर की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेती है। अब मिसल फॉर्मेशन हो चुकी है जिसमें आपका ये ऑयल पार्टिकल, ऑयल ड्रॉपलेट ट्रैप हो गई है। अब जब कपड़े को धोते हैं बेटा तो उसकी बहुत मार पिटाई करी जाती है, क्यों, जब कपड़े की मार पिटाई करी जाती है ना, ये ले, है ना, बहुत पिटाई कर रहे हैं कपड़े की, तो उससे होता क्या है, ये जो मिसल है ना ये कपड़े से अलग हो जाता है, अपने साथ ये ऑयल ड्रॉपलेट वगैरह गंदगी सब ले जाता है, एंड कपड़ा आपका साफ हो जाता है। तो देखिए, व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज एजिटेटेड इन द सोप सॉल्यूशन, उसकी जब मार पिटाई करी जाती है, द ऑयली एंड ग्रीजी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस एंड ट्रैप्ड बाय द सोप मिसल गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो बेटा मिसल जो है वो कपड़े से अलग होकर नीचे पानी में चला गया, कपड़ा आपका साफ हो गया, नीचे पानी आपका गंदा हो गया। पहले पानी साफ था, कपड़ा गंदा था, पानी गंदा हो गया, कपड़ा साफ हो गया, है ना। Due to which the soap water becomes dirty but the cloth gets clean. So this is how the cleansing action takes place. ओके अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखो बेटा, सोप्स डोंट वर्क इन हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। अब सोप जो है वो इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्कम, ठीक है। स्कम फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोप वेस्ट हो जाता है हार्ड वाटर में। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, व्हेन सोप इज एडेड टू द हार्ड वाटर, तो ये जो आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस हैं ये सोप के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट बनाते हैं बेटा, जिसको हम स्कम बोलते हैं। एंड इसकी वजह से कहाँ तो सोप ने क्लेंजिंग एक्शन शो करना था, भर भर के लैदर झाग देनी थी, कहाँ अब आपका सोप वेस्ट हो रहा है, हेंस अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन हार्ड वाटर। बट यहाँ पे आपके दबंग डिटर्जेंट की एंट्री होती है। डिटर्जेंट कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है, मैंने लैदर देना है, मैंने झाग देनी है, तो बेटा मैं तो अपना काम करूंगा ही करूंगा, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर। हम सोप की तरह नहीं है, हम तो भाई दबंग है। तो देखो, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। सोप रिएक्ट विद दीज सॉल्ट्स टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इन वाटर। दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सोप। सोप का इफेक्टिवनेस कम हो रही है, राइट। Detergents do not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ions in hard water. Instead, they can still effectively lather, वो अभी भी अच्छे से काम कर सकते हैं, and make them a better choice for washing in hard water conditions. तो यहाँ से बच्चे क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करो आपके पास हार्ड वाटर है एंड आपके पास सॉफ्ट वाटर है, अब विच यू विल यूज टू डिफ्रेंशिएट, है ना, आपके पास सोप है और आपके पास डिटर्जेंट है। सोप और डिटर्जेंट में से आप किसका इस्तेमाल करोगे ये पता लगाने के लिए कि कौन सा हार्ड वाटर है कौन सा सॉफ्ट वाटर है। देखो यार, डिटर्जेंट तो हार्ड वाटर के साथ भी भर भर के फोम देगा, लैदर देगा, सॉफ्ट वाटर के साथ भी देगा, तो डिटर्जेंट की मदद से तो मुझे पता नहीं लग रहा कि विच इज हार्ड वाटर विच इज सॉफ्ट वाटर। बट सोप जो है बेटा वो सॉफ्ट वाटर के साथ तो भर भर के लैदर दे रहा है, बट यहाँ पे हार्ड वाटर के केस में उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है ना, वहां सोप वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको उतनी फोम लैदर नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही कम ना के बराबर, है ना। तो इसीलिए सोप की मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सॉफ्ट वाटर कौन सा है एंड हार्ड वाटर कौन सा है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे 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 टाइगर्स, है ना, मेरे दुलारे टाइगर्स, आपकी जो क्विक रिवीजन थी उसका सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। बच्चों मैंने जितना एफिशिएंट जितना क्रिस्प हो सकता था उतना रखने की कोशिश करी है, बिल्कुल आपको की टॉपिक्स जो हैं बताए हैं, चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं। ये वीडियो आप उस पर्पज़ के लिए किया यार आपको सब कुछ आ गया है बट आप चीज़ें भूलते जा रहे हो, है ना यार, चीज़ें दिमाग में बैठ नहीं रही, काश कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, है ना, 2x पे देखो, आधे पौने घंटे में खत्म हो जाए, बार बार हम चीज़ों को रिवाइज कर सकें, राइट। तो आप इस वीडियो को देखिए बच्चा, आपके एग्जाम्स जो हैं वो बिल्कुल
दस्तक दे रहे हैं। खूब मेहनत करो बच्चा, ठीक है, खूब मेहनत करो। आपने पूरे साल मेहनत करी है, बस ये कुछ ही दिन बचे हैं, दे दो अपना बेस्ट एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। हम तो आप पे भरोसा रखते ही हैं, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स माय डियर टाइगर्स, मेरे प्यारे से क्यूटी पाई टाइगर्स। इसी के साथ हम इस सेशन को करते हैं खत्म। अगर आपको इस सेशन को देख के अच्छा लगा, अगर आपको ये लगा कि यार ये सेशन मेरे लिए यूजफुल था, है ना, मेरे को इससे पढ़ के काफी चीजें रिवाइज हो गई हैं, मैं भूल नहीं रहा हूं, काफी यूजफुल लगा अगर आपको ये सेशन, तो आप कमेंट्स में नीचे टाइगर्स ढेर सारे जरूर बना दीजिएगा। इसी के साथ बच्चों इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा बच्चों।